नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। देखिए, ये जो हमारी क्लास चल रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2021 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं उनके लिए है। तो आज हम आपको बताएंगे कि राज्य व्यवस्था को कैसे पढ़ें। बेसिकली राज्य व्यवस्था को पढ़ने के लिए अगर आप कोई बुक उठाओगे तो फिर वहाँ पे जो टॉपिक शुरू होते हैं वो संवैधानिक विकास से शुरू होते हैं। ठीक है, तो संवैधानिक विकास के पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, नहीं तो पता है फिर बोरिंग सा लगने लगता है कि यार राज्य व्यवस्था तो समझ में नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। जबकि राज्य व्यवस्था से देखा जाए पीसीएस में 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं और जो 18 से 20 क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं वो स्पेसिफिक टॉपिक से आते हैं, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लग रहा है कि आपको हम 10 से 12 टॉपिक्स बता देंगे, 10 से 12 टॉपिक्स आपको हम बता देंगे इस तरह से कि मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन आप कैप्चर कर जाओगे, या फिर जो करंट्स के आएंगे वहीं छोड़ के बाकी बेसिक से तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। जैसे हम हमेशा बताते रहते हैं आप लोग को, ये आर्टिकल 1 से आर्टिकल 51 तक यहाँ से मैक्सिमम 40 to 50% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 1 से 51 तक की चीज़ों को हैंडल कैसे करना ये भी हम आपको बताएंगे, और उसके अलावा अगर प्रश्न आते हैं तो कहाँ से आते हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जो प्रश्न आने की संख्या होता है वो किसी विशेष टॉपिक से होता है। संसदीय समितियाँ हो गई, जैसे लोक लेखा, ये अनुक्रम, ये सारी समितियाँ हो गई, अनुशीलन, ये वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वहाँ के बाद फिर सीएजी से आते हैं, पंचायती राज से आते हैं, या फिर जहाँ से आते हैं वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। या फिर आर्टिकल्स कौन कौन से पूछ सकता है, बेसिकली 30 से 35 आर्टिकल्स को अगर हम आपको बता देंगे, अगर 1 से 51 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ तो आपको इतने आर्टिकल तो आपको रट्टे होने चाहिए। कभी कभी से सेम पूछता है कि 17 में क्या है, ठीक है, इस तरह से पूछ लेता है, 29 में क्या है, 14 में क्या है, तो ये कन्फ्यूजिंग होता है बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि यहाँ से यहाँ तक आर्टिकल रटे होने चाहिए। अब राज्य व्यवस्था की शुरुआत करने के पहले आपको जानना पड़ेगा कि लोकतंत्र क्या है, राज्य क्या है, शासन के अंग कौन कौन से हैं, इनका काम क्या है। जब तक इन चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक ये विषय आपको थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगेगा। जैसे अगर हम शुरुआत इसकी करेंगे तो पहले हम आपको लोकतंत्र को समझाएंगे अच्छे से कि लोकतंत्र क्या होता है, इसके आयाम कौन कौन से हैं और इसका विकास कैसे हुआ है, और आज के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र की क्या भूमिका है और किस सिद्धांतों पे ये काम करता है, और अब क्या सिद्धांत इसमें बचे हुए हैं या कैसे रह गए हैं। जब तक ये भूमिका नहीं बनेगी दिमाग में तब तक राज्य व्यवस्था पढ़ने का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा आपका। ठीक है, राज्य व्यवस्था, ठीक है, हम इससे बात किसकी करेंगे, लोकतंत्र की। लोकतंत्र की बात करेंगे और ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट तो जीएस के लिए होगा ही होगा। जीएस के साथ साथ जो सेकंड पेपर है उसके मेंस के एग्जाम के लिए होगा। ये टॉपिक जो आपको ये क्लास आज डिस्कस करेंगे, उसके साथ ये क्वेश्चन एसए में बहुत आता है। ठीक है, एक क्लास के साथ साथ कोशिश ये बनती है कि 3-4 चीज़ों में आपको महारत किया जाए ताकि आपको समस्या ना हो। जैसे एसए में अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, एसए में अगर क्वेश्चन बनेगा तो लोकतंत्र के आयाम विशेषताएं तो बनेगा। हो सकता है कि अब्राहम लिंकन का जी का कोटेशन है कि जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, याद रखना, जनता के लिए, ठीक, जनता द्वारा स्थापित, ठीक है, शासन, यहां से भी बन सकता है। अब देखिए, पहले इसको खंडित करिए और समझने का प्रयास करिए कि डेमोक्रेसी है क्या। ठीक है, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, डेमो और क्रेरिया, ये 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेरिया का मतलब होता है शासन। ठीक है, इसका मतलब लोग और होता है, इसका मतलब होता है शासन, मतलब लोगों का शासन। जो लोगों का शासन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लोकतंत्र बोलते हैं। मतलब ऐसी शासन व्यवस्था, भाव में आप ले सकते हो कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो। ठीक, अब ये समझ में आ गया होगा।
अब अगर इसको समझना है तो कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, जैसे इसका अर्थ क्या है, इसके आयाम क्या हैं, इसकी विशेषता क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, इसके प्रकार क्या हैं। बेसिकली एक बड़ा टॉपिक बनेगा। लेकिन अगर जीएस मेंस में क्वेश्चंस आता है, ऐसे लिखने के लिए आता है, तो आपको इन चीज़ों को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इनको हम फ्रेमिंग करके इसलिए समझाने का प्रयास करें ताकि आपको दिक्कत न हो। जैसे आयाम का मतलब क्या होता है? आयाम का मतलब हो जाता है कि लोकतंत्र के आयाम कौन कौन से हैं। आयाम की बात करेंगे तो आयाम का मतलब होता है लोकतंत्र जीवन का एक समग्र दर्शन है, ठीक है। लोकतंत्र हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति के जीवन का एक समग्र दर्शन हो चुका है। अब दर्शन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर दर्शन होगा तो इसके विभिन्न आयाम होंगे ही होंगे, ठीक है। इसलिए लोकतंत्र के आयाम की बात करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हम पहले इसकी फ्रेमिंग कर लेते हैं, फिर आपको आगे ले चलते हैं। पहले लोकतंत्र का अर्थ क्या है, जो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अर्थ के बाद आयाम कौन कौन से हैं, विशेषता, ठीक है, और प्रकार, ठीक है। लोकतंत्र का अर्थ, आयाम, विशेषता और प्रकार, ठीक है। अगर हमने कहा कि आयाम की बात करेंगे, अर्थ तो हो गया, अगर आयाम की बात करेंगे आपके सामने, तो मैंने बताया कि आयाम का मतलब होता है, इसे लोकतंत्र का मतलब हो गया, लोकतंत्र जीवन का दर्शन है, तो दर्शन के कई आयाम होंगे। और लोकतंत्र का जो क्या कहते हैं मूलभूत ढांचा है, वो आयाम पे या सिद्धांत पे ही काम करता है। जैसे इसके आयाम में पहला देखा जाए तो सामाजिक आयाम, राजनीतिक आयाम, ठीक है। देखना, इसको समझाते चलेंगे। सामाजिक आयाम, राजनीतिक आयाम, ठीक है, आर्थिक आयाम, और आर्थिक आयाम के बाद मानसिक आयाम, ठीक। अब इसको आप समझिएगा अच्छे से, ठीक है। सामाजिक आयाम का मतलब क्या हो गया? सामाजिक आयाम का मतलब हो गया समाज। समाज में कौन कौन से लोग रहते हैं? समाज में स्त्री, पुरुष, और इसका दायरा अपने आप में बढ़ जाता है, सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, सबल रहते हैं, निर्बल रहते हैं, दुर्बल रहते हैं, जो भी रहते हैं, मतलब समाज इन सारे लोगों को मिला के बनता है। कह सकते हो कि जो अगर सामाजिक आयाम की बात करेंगे तो जो समानता का प्रतिपादन करता है, इन सारे लोगों में क्या कहते हैं, इन सारे लोगों को मिलाकर समानता का क्या करता है, प्रतिपादन करता है कि ये लोग कैसे समान हों, ठीक है। कोई भेदभाव ना रहे, कोई ऊंच नीच ना रह जाए, ठीक है। अगर कोई सुविधा संपन्न विशिष्ट वर्ग है तो सुविधा संपन्न विशिष्ट वर्ग ना हो, सब बराबर हो, ठीक है। और क्या कहते हैं, विशिष्ट जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, ऐसी कोई दीवार ना खड़ी हो। ये इसलिए सामाजिक आयाम की स्थापना लोकतंत्र करता है कि सब आपस में बराबर हो। आगे बढ़ोगे राजनीतिक आयाम में। राजनीतिक आयाम में हो जाएगा कि राजनीतिक समानता के आदर्श की बात करता है। राजनीतिक समानता के आदर्श की बात का मतलब राजनीति जो है शक्ति पर, जो राजनीतिक शक्ति होती है, राज्य व्यवस्था की जो शक्ति होती है, किसी एक व्यक्ति का आधार नहीं हो सकता। मतलब शासन का जो संचालन होता है वो बहुमत के आधार पर होता है। जनता जिसको चुनती है वही राजा बनेगा। इसके अलावा कोई विशिष्ट रूप से कोई क्या कहते हैं विशेष प्रकार का आदमी इसमें उसका हस्तक्षेप नहीं होगा, वह अकेले नहीं बन सकता है। जनता जिसको पसंद करेगी, जो उसके हित में काम करेगा, उसको जनता चुनेगी। तो ये हो गया इसका राजनीतिक आयाम। अगर आगे बढ़ोगे आर्थिक आयाम की बात, आर्थिक आयाम में होता है कि समाज में जो आर्थिक शक्ति है ना, कह सकते हो समाज में आर्थिक शक्ति का ऐसा समतामूलक वितरण हो, जो आर्थिक शक्ति है, जिनके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, उसका ऐसा आर्थिक वितरण हो जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उन्नत के समान अवसर मिल सकें, जो गांधी जी का सिद्धांत था, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को उन्नत के समान अवसर मिल सके, किसी विशेष व्यक्ति के पास सुविधा संपन्न चीज़ें ना हो, उसका वितरण सब में हो, ऐसी व्यवस्था हमारा लोकतंत्र करता है। जैसे जिससे कि जन साधारण आदमी को भी क्या कहते हैं जीवन की सुखी मिले और वो भी समृद्ध हो सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, आर्थिक आयाम हो गया। और मानसिक आयाम, मानसिक आयाम में कहा जाता है कि क्या कहते हैं जन साधारण के महिमा और गरिमा का ध्यान दिया जाता है, या उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। क्यों रखा जाना चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति में यह माना जाता है कि हर व्यक्ति में विशेष गुण हो सकता है,
हर व्यक्ति ईमानदार होता है, हर व्यक्ति चाहे तो क्या कहते हैं शासन व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है और खुद अपना शासन स्वयं करने की योग्यता रखता है। इसलिए जब उसके अंदर इतनी क्षमता है, वो व्यक्ति भी चाहे तो नेता बन सकता है, राजनीति में उतरे तो राजनेता बन सकता है, शासन को चला सकता है, लोकतंत्र में अहम भूमिका निभा सकता है। इसलिए व्यक्ति को विशिष्ट माना गया है और कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा का और उसकी महिमा का क्या कहते हैं विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये हो गया लोकतंत्र। क्या लोकतंत्र में ये चीज़ें समाहित हैं कि नहीं समाहित हैं, और इसकी विशेषता में क्या क्या कहा जाता है। विशेषता के बाद जब हम इसका विकास और इसका प्रकार पढ़ेंगे तब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी आपकी को वास्तव में लोकतंत्र को क्यों पढ़ना चाहिए। और लोकतंत्र तो बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ें हैं, क्या इसमें ऐसा है कि नहीं है। जैसे हमने बताया कि सामाजिक में क्या बात की गई है कि समाज में कोई गरीब न रह जाए, किसी आधार पर धर्म भेदभाव जाति ऊंच नीच के लोग न रह जाएं, सभी समानता की बात ये हमारा लोकतंत्र करता है सामाजिक लोकतंत्र में। राजनीति में हमने बताया कोई विशेष व्यक्ति राजा ना बने, जनता जिसको चुनोगी वही बनेगा। और आर्थिक में हमने बताया कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके पास बहुत सारी सुविधाएं हों या फिर आम लोग क्या कहते हैं सुविधा संपन्न ना हो पाए। ठीक है, तो इस तरह से आदर्श समाज की स्थापना आपका लोकतंत्र करता है। और अगर इसकी विशेषता में जाओगे तो थोड़ा सा राज्य व्यवस्था इंक्लूड रहेगी, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो मेन टॉपिक होगा इसका विकास और आयाम वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। जैसे कि अगर विशेषता में ऐसे ही बताते चलें तो विशेषता में पहली विशेषता आती है कि क्या होता है सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार पर आधारित आवधिक चुनाव होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट होता है सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार पर, इसमें हमेशा क्या होता है आवधिक चुनाव होता रहता है। उसमें क्या होता है आम जनता, ठीक है, आम जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव कराती है। ठीक है, और क्या करती है ऐसा सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार के आधार पर इसलिए होता है कि वोट देने का अधिकार सबको प्राप्त होता है। मतलब 18 साल के ऊपर या फिर जो भी क्राइटेरिया हो उसके ऊपर का जो भी व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको वोट देने का अधिकार होता है। मतलब स्त्री पुरुष में भी कोई असमानता ना रहे, किसी जाति धर्म में कोई समानता ना रहे, इसलिए सभी को क्या कहते हैं मत देने का अधिकार प्राप्त किया गया है। आगे आपको जब संवैधानिक विकास पढ़ाएंगे तो वहाँ धीरे धीरे बताएंगे 1773 से जब शुरू करेंगे रिलेटिव एक्ट से धीरे धीरे आपको बताएंगे कब हमको सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, कब तक नहीं था, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर होंगी। इसको पढ़ने के लिए ये चीज़ें जानना जरूरी है कि लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था की गई है और ऐसी व्यवस्था पाने के लिए हम लोगों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। अभी आपको बताएंगे जब आगे बढ़ेंगे कितनी क्रांतियाँ हुई इन चीज़ों को पाने के लिए। ठीक है, क्रांतियों से धीरे धीरे क्या कहते हैं लोकतंत्र का विकास हुआ और जनता क्या कहते हैं अपने अधिकारों के लिए आज लड़ सकती है। जैसे आर्टिकल 19 जब पढ़ते हो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला, तो उसमें भी सारी चीज़ें कहाँ से मिली, कैसे मिली, ये सारी चीज़ें किन किन क्रांतियों से मिली, ये भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे आगे धीरे धीरे। ठीक है, देखिए सार्वजनिक वैक्स मताधिकार हो गया ना, मतलब 18 साल से अधिक के लोग क्या कर सकते हैं वोट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये एक लिमिट के लिए सरकार चुनी जाती है। मतलब एक लिमिट होता है, लिमिट अवधि के लिए चुनी जाती है ताकि उनको भी पता रहे कि हम योजनाओं और कार्यक्रमों का सही से अगर क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो फिर हमारी सरकार गिर सकती है, हमारी सरकार पलट सकती है, जनता क्या कहते हैं अपने मत का यूटिलाइज सही से कर सकती है, हमें हटा सकती है। ठीक है, और इसी में अगर आगे जाओगे दूसरी बात यह है कि एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए सत्ता के लिए एक से अधिक राजनीतिक दलों का सत्ता के लिए जो मुक्त प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि ये भी होना जरूरी है कि तरह तरह की विचारधाराएं होती हैं लोगों में। भारत जहाँ विविधता वाला देश है वहाँ पे अनेक विचारधाराओं के लोग रहते हैं। अब अनेक विचारधाराओं से क्या कहते हैं प्रभावित होकर जनता जिसको चाहेगी उसको बहुमत देगी। फिर आगे जाओगे तो राजनीतिक पद किसी के बाप की बपौती भी नहीं हो सकती है। मतलब सभी नागरिक समान हैं, जिस व्यक्ति को चाहे वो क्या कहते हैं राजनीतिक दल में उतर सकता है, लोकतंत्र में भाग ले सकता है कि नहीं। उसका जनता का समर्थन उसके लिए जरूरी है। और ये परंपरा जरूरी नहीं है कि जन्म से हो या किसी को किसी कृपा से मिले हो। ये सिर्फ क्या कहते हैं जनता के द्वारा दिया गया योगदान है, उसके विश्वास के आधार पर, मत के आधार पर और उसके कार्य के आधार पर। ठीक है, फिर इसी में देखा जाए तो नागरिक स्वतंत्रता की भी व्यवस्था होती है। जैसे आर्टिकल 19 में दिया गया है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है, कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, ये सारी चीज़ें प्रदान की गई हैं। और इसी के साथ साथ कंट्रोल करने के लिए न्यायपालिका है या फिर इसी में अगला पॉइंट हो सकता है कि न्यायपालिका की स्वाधीनता है इसमें। मतलब जब तक न्यायाधीश
कह सकते हो इसमें, जब तक न्यायाधीश क्या कहते हैं निष्पक्ष और निडर होकर न्याय नहीं करेगा तब तक जनता की स्वतंत्रता या अधिकार की रक्षा नहीं हो सकती है। इस बात को भी ध्यान देना होगा, ये इनके क्या कहते हैं विशेषताओं में था। अगर विकास की बात करोगे तो विकास की बात बेसिकली इतिहास का सब्जेक्ट पड़ जाता है, लेकिन आपको फिर भी धीरे धीरे हिंट देने का प्रयास करेंगे। प्रकार तो अपने आप में काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, लेकिन अगर विकास की बात इसकी करोगे तो इतना आपको हिंट देंगे कि किसी भी चीज़ के विकास के लिए उसको कुछ खंडों में डिवाइड कर लो। जैसे कि इसको डिवाइड करेंगे हम प्राचीन काल में, मध्यकाल में और वर्तमान काल में। प्राचीन काल में आप खुद बता दोगे कि प्राचीन काल में गणतंत्र की व्यवस्था थी कि नहीं। प्राचीन काल में भी गणतंत्रों की परंपरा थी। वैदिक काल में सभा समिति की स्थापना थी, जिसको कहा जाता है कि लोकतंत्र की ये क्या कहते हैं प्रारंभिक संकेत थे। ठीक है, मतलब प्राचीन काल में गणतंत्र की व्यवस्था थी, वैदिक काल में सभा समिति थी, जिसको कहा जाता है कि ये क्या थे, ये क्या थे, ये लोकतंत्र की प्रारंभिक संकेत थे। उसके बाद क्या कहते हैं यूनान को क्या कहते हैं, पश्चिम के क्षेत्रों में यूनान को लोकतंत्र का पालना कहा गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोकतंत्र के विकास में अहम भूमिका निभाई और इसी के आधार पर कहा जाता है लोकतंत्र का विकास हुआ। जैसे मध्यकाल में जाओगे तो मध्यकाल में कह सकते हो कि धर्म सुधार आंदोलन चलाए गए। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं सिद्धांतों को बल दिया गया, सिद्धांतों पर बल दिया गया और जो पुरानी प्रथाएं चल रही थी उनको मात दिया गया, उनको हटाया गया। और वर्तमान में अगर आओगे तो वर्तमान में देखोगे तो कई क्रांतियां हुई, जैसे इंग्लैंड की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई। इंग्लैंड की क्रांति ने बता दिया कि संसद और जनता चाहे तो सरकार बना सकती है, सरकार चुन सकती है, कुछ भी कर सकती है। और अमेरिका की क्रांति में सबसे बड़ी चीज़ आई कि सामाजिक अनुबंध कैसा होना चाहिए, कि क्रांति के अधिकार को कैसे स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो फ्रांस की क्रांति थी। फ्रांस की क्रांति ने क्या कहते हैं लोकतंत्र के लहर को बल दिया, उसके दिशा दशा को फैलाने का प्रयास किया। और औद्योगिक क्रांति ने सिद्धांत के आधार पर आर्थिक क्षेत्र को प्रयुक्त करने की क्या कहते हैं विचारधारा पैदा की। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से इतिहास में देखोगे तो अपने आप में सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी कि कैसे लोकतंत्र का विकास हुआ है। ठीक है, और आगे अगर हम इसके प्रकार में जाएंगे तो प्रकार में अपने आप बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इसको देखने लायक और समझने लायक है कि लोकतंत्र के प्रकार में किस किस तरह से इसका डिवीज़न किया गया है। जैसे कि अगर हम प्रकार की बात करें तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पहला प्रकार हो गया, पहला प्रकार ये हो गया कि जनता और शासन संपर्क के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, जनता और शासन के संपर्क के आधार पर दो तरह से प्रकार हो सकते हैं इसके, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे बढ़ोगे तो विचारधारा के आधार पर, ठीक है, विचारधारा के आधार पर प्रकार की बात करोगे तो कुछ भारत में प्रचलित हैं, कुछ भारत में प्रचलित नहीं है, जैसे उदारवादी, साम्यवादी, समाजवादी। ठीक है, उदारवादी, साम्यवादी और समाजवादी। फिर आगे बढ़ोगे तीसरा पॉइंट तो हो सकता है विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। ठीक है, संबंधों के आधार पर दो तरह के लोकतंत्र हैं, संसदीय है और अध्यक्षीय है। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र है और क्या है अध्यक्षीय लोकतंत्र है। फिर आगे बढ़ोगे तो केंद्र प्रांतों के संबंध के आधार पर, अगर केंद्र प्रांतों के संबंध की आप बात करोगे तो केंद्र प्रांतों के संबंध के आधार पर एकात्मक और संघात्मक लोकतंत्र हैं। ठीक है, संघात्मक और एकात्मक लोकतंत्र हैं। और आगे बढ़ोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक दलों के आधार पर, राजनीतिक दलों के आधार पर क्या है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों को पहले आप समझ लो और देख लो, उसके बाद बड़ी चीज़ें जो आपके मेंस में मुख्य परीक्षा में आती हैं वो ये दो चीज़ें हैं, इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जैसे
जनता या शासन के संपर्क के आधार पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमने बताया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता सीधे शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। जैसे वर्तमान में जो स्विट्जरलैंड की व्यवस्था है वो ऐसी ही है कि जनता यहाँ पे सीधे शासन व्यवस्था में भाग लेती है और क्या कहते हैं, इसमें जनता की सीधे सीधे भूमिका दिखाई पड़ती है। मतलब अगर संसद किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना निर्णय किसी जनता पर नहीं थोपती है, वो जनता से राय लेती है और जनता की राय के बाद क्या कहते हैं, बताती है कि हम क्या करें क्या ना करें। अगर अप्रत्यक्ष में जाओगे तो जनता यहाँ भी जनता अपने प्रति क्या कहते हैं, जनता अपने प्रति सरकार को चुनकर भेजती है। सरकार को चुन के भेजेगी तो क्या होगा, जैसे भारत में क्या कहते हैं, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। अगर पूछा जाए तो है, तो कैसे है, जैसे जहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है, अप्रत्यक्ष में समझना, जहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पे जनसंख्या यहाँ के रहने वाले लोग सीधे शासन से संपर्क नहीं कर सकते। मतलब अपने प्रतिनिधियों को शासन में या क्या कहते हैं लोकतंत्र में भेजते हैं कि हमारी बातें रखी जाए, इसलिए ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मतलब जनता सीधे न चुन के किसी अपने प्रतिनिधि को शासन करने के लिए भेजती है ताकि उनके मुद्दे को वो उठा सकें। और कह सकते हो जहाँ जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना है। जैसे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना है कि नहीं है। जैसे कि कह सकते हो कि जो अन्ना हजारे का लोकपाल बिल था, क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, इसमें भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। जिस केजरीवाल जी द्वारा क्या कहते हैं, दिल्ली की सरकार की शपथ लेने के पहले जनता द्वारा पूछा जाना कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की भूमिका निभाता था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है कि जनता और शासन के संपर्क के आधार पर सरकारें कैसी चलती हैं कैसे नहीं। और इसमें भारत में क्या है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। आगे बढ़ोगे विचारधारा के आधार पर। विचारधारा के आधार पर 3 हैं। उदारवादी है। उदारवादी का मतलब व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण दिया गया है। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको सर्वोपरि माना गया है, उसको ऊपर रखा गया है। क्या कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील होता है और अपने निर्णय वो स्वयं ले सकता है, इसलिए क्या कहते हैं उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना को बल देगा। जैसे यूएसए में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना है। आगे बढ़ोगे साम्यवादी। साम्यवादी में क्या है, चीन हो गया, यूएसएसआर हो गया, ये साम्यवादी दल की तरह या दल की तानाशाही के आधार पर काम करते हैं। चीन में क्या होता है, चीन में इसको बंद करो यार। चीन में क्या कहते हैं, सरकारें तो कई होती है, दल तो कई होता है, लेकिन क्या कहते हैं वो सैद्धांतिक रूप में होते हैं लेकिन व्यवहारिक में नहीं। व्यवहारिक में जनता के हित के लिए कहा जाता है कि एक ही सरकार काम करती है बार बार। जहाँ पे जो सरकार बन गई कहा जाता है कि हम जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं और हम हमेशा करते रहेंगे। साम्यवादी विचारधारा के लोग क्या कहते हैं, साम्यवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि ये जो उदारवादी विचारधारा है, जो जनता के आधार पर चुनने वाली विचारधारा है, ये क्या कहते हैं खर्चीली है, धनतंत्र को बढ़ावा देती है, इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है। और समाजवादी विचारधारा जो है, समाजवादी विचारधारा क्या कहती है, ये विनम्र तथा उदारता की बात करती है। मतलब कहती है कि आर्थिक समानता जरूरी है, इसके लिए हिंसक क्रांति लेकिन नहीं करना है, हमें हिंसक क्रांति नहीं करना है। तो क्या करना है, बल्कि लोगों का या लोकतंत्र की प्रक्रिया की ज़रूरत है। लोकतंत्र के आधार पर इसका डिवीज़न होना चाहिए। जिनके पास ज़्यादा है उनसे टैक्स के माध्यम से लेना चाहिए और जिनके पास कम है उन्हें किसी न किसी तरह से देना चाहिए, सब्सिडी के आधार पर देना चाहिए। ये समाजवादी विचारधारा कहती है। ठीक है। जैसे भारत में सैद्धांतिक तौर पर इसका समर्थन देखने को मिलता है। ठीक है। आगे बढ़ोगे, ये छोटी चीज़ें पहले देख लो। ये लास्ट वाली एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय किसके आधार पर है, ये राजनीतिक दलों की समानता के आधार पर है। जैसे कि एक दलीय शासन में क्या होता है, एक दलीय शासन में होता है कि एक दल का प्रभुत्व होता है। ऐसा नहीं कि अन्य दल नहीं होते हैं, ऐसे लोकतंत्र में अन्य दल भी होते हैं, लेकिन अन्य दल उस साम्यवादी दल के, जो हेड दल होता है, उस साम्यवादी दल के नेतृत्व में काम करते हैं। जैसे कि सैद्धांतिक तौर पर कई दल हो सकते हैं लेकिन व्यवहारिक तौर पर कहा जाता है कि एक ही दल होंगे। जैसे यूएसएसआर में हो गया और चीन में हो गया। मतलब साम्यवादी दल ही सर्वोपरि होता है, बाकी उसके अंडर में कोई दल रहे उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा आ गया द्विदलीय में। द्विदलीय में क्या होगा, द्विदलीय में ये होगा कि 2 दल प्रमुख होते हैं। ठीक है, 2 दल प्रमुख होते हैं और अन्य भी दल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन महत्व सिर्फ उन 2 दलों को दिया जाता है। जैसे कि अमेरिका में आप सुनते होंगे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, मतलब यहाँ पे 2 दलों को सर्वोपरि माना गया है। ठीक है, तो एक दलीय हो गया, द्विदलीय हो गया। और बहुदलीय की बात करें तो बहुदलीय में होता है कि
दल हो सकते हैं 2 से अधिक, ठीक है, दल तो बहुदलीय में 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन ये आपस में राजनीतिक संघर्ष करते हैं और जो विजेता होता है उसी दल की यहाँ पे स्थापना होती है। लेकिन मुख्य रूप से 2 दल ही प्रभावी होते हैं। जैसे भारत में व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो ऐसी भूमिका देखने को मिलती है, एक विपक्ष में बैठता है और एक क्या कहते हैं पक्ष में रहता है। स्वीडन में, नॉर्वे में, फ्रांस में भी ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्या कहते हैं विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर और केंद्र प्रांतों के संबंधों के आधार पर। ये मुख्य परीक्षा के अहम प्रश्न हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है। देखिए अब चौथा क्या है, हमने कहा पहले छोटे छोटे देख लीजिए फिर बड़े देखिए। चौथा है विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर, ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर हमने 2 तरह का बताया। क्या बताया? एक संसदीय बताया और दूसरा अध्यक्षीय बताया। एक हमने बताया संसदीय लोकतंत्र, ठीक, और दूसरा अध्यक्षीय लोकतंत्र, ठीक है। संसदीय लोकतंत्र में क्या है और अध्यक्षीय में क्या है, इसको समझने का प्रयास करिए। संसदीय का मतलब है कि इसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब 2 संस्थाएं हैं, एक कार्यपालिका है और दूसरा विधायिका है, ठीक। कार्यपालिका और विधायिका। तो कार्यपालिका क्या है? अपनी नीतियों और कार्यों के लिए, मतलब ये जो नीतियां बनाती हैं या जो भी कार्य करती हैं, ठीक है, तो इसके प्रति उत्तरदायी होती हैं, ठीक है। और दूसरे में क्या होता है? दूसरे में होता है कि उत्तरदायी नहीं होती हैं। ध्यान देते चलना, अध्यक्षीय में उत्तरदायी नहीं होती है, मतलब नहीं होती है तो क्या होगा, इसीलिए इसको उत्तरदायी तो शासन बोला जाता है, उत्तरदायी होती है। इसी को वेस्टमिंस्टर मॉडल बोला जाता है, इसी को प्रधानमंत्री शासन बोला जाता है। इसी को उत्तरदायी शासन बोलते हैं, इसी को वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री शासन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको ये अनुत्तरदायी शासन बोलेंगे, जो कहाँ पे है? यूएसए और ब्राज़ील में है, ठीक है। और इसमें ये व्यवस्था कहाँ है? ब्रिटेन और भारत में ये व्यवस्था है। अगर पूछा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय लोकतंत्र है कि नहीं, तो ध्यान देना ब्रिटेन में भी ऐसी व्यवस्था है और भारत में भी ऐसी व्यवस्था है। लेकिन अध्यक्षीय लोकतंत्र की व्यवस्था कहाँ है? यूएसए में है और ब्राज़ील में है, ठीक है। यूएसए में है और कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। तो अब बेसिक समझ आ गया होगा। मतलब कह सकते हो कि जो ये संसदीय लोकतंत्र होता है इसमें 2 प्रधान होते हैं, मतलब 2 मुखिया होते हैं, और जो बहुमत के आधार पर चुना जाता है वही इसमें शासन करता है। और नेतृत्वकर्ता कौन होता है? समझ में आ गया। भारत में नेतृत्वकर्ता कौन है? पीएम है, ठीक है। तो मतलब नेतृत्वकर्ता पीएम होता है और सामूहिक उत्तरदायी होता है। मतलब सारे जो मंत्रिमंडल होते हैं वो पीएम के आधार पे काम करते हैं, सामूहिक उत्तरदायी, इनका आपस में जुड़ाव होता है, ठीक है। और कार्यकाल की इसमें क्या होती है? अनिश्चितता होती है। कभी भी मतलब क्या कहते हैं, कदाचार के स्थान पर, किसी भी मंत्री के कदाचार के स्थान पर इसका विघटन हो सकता है। और क्या कहते हैं, निचले इसको लोकसभा बोलते हैं। तो लोकसभा का मतलब निचले सदन का वही कह सकते हैं विघटन हो सकता है। लेकिन अध्यक्षीय लोकतंत्र में क्या होता है? इसमें एक प्रधान होगा, एक मुखिया होगा। तो मतलब एक प्रधान और एक मुखिया होगा तो राष्ट्रपति का नेतृत्व होगा, मतलब राष्ट्रपति शासन होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे राष्ट्रपति का शासन है, प्रधानमंत्री नहीं है, वहाँ पे कौन सा लोकतंत्र है? अध्यक्षीय लोकतंत्र है। और जहाँ जहाँ पे प्रधानमंत्री 2 शासन है, प्रधानमंत्री का शासन है, क्या कहते हैं, या फिर 2 मुखिया हैं और प्रधानमंत्री के हाथ में सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोपरि है, वहाँ पे संसदीय लोकतंत्र है, जैसे भारत में है। और दूसरा क्या था? राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के संबंधों के आधार पे था। तो उसमें कौन था? उसमें संघात्मक था और क्या था? एकात्मक था। उसको समझ लीजिए। इसमें तो अभी पक्ष विपक्ष बहुत सारी चीज़ें बतानी है। अगर देखा जाए तो इस पे 1 घंटे की, आधे घंटे की क्लास हो सकती है। लेकिन अभी धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे, प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं राष्ट्रपति पढ़ोगे, तो वहाँ पे इन चीज़ों का डिस्कशन होगा, तब जाके कंप्लीट हो जाएगा। और क्या है? राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के संबंधों के आधार पर इनके संबंधों के आधार पर 2 हमने बताया आपको। क्या बताया? संघात्मक और एकात्मक, ठीक।
इसको समझना आप लोग अच्छे से। संघात्मक में क्या होता है? संघात्मक में मतलब संविधान द्वारा जो भी शक्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? विभाजित होती हैं कि नहीं होती हैं। और क्या कहते हैं, संविधान द्वारा जो भी शक्तियाँ विभाजित होती हैं वो किन में होती हैं? राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच बटी होती हैं। दो चीज़ें हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो सरकारें होती हैं इनके बीच में शक्तियों का आपस में बंटवारा होता है। ठीक है, दोनों स्वतंत्रता पूर्वक क्या कहते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ये भी स्वतंत्र है अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए और ये भी स्वतंत्र है अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए। लेकिन एकात्मक में नहीं होता है। एकात्मक में सारी शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार के पास होती हैं। वो चाहें तो क्षेत्रीय सरकार को थोड़ी बहुत शक्तियां दे सकती हैं। मतलब कह सकते हो कि क्षेत्रीय सरकार जो है क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सरकार पर निर्भर होती है। किस प्रणाली में? एकात्मक प्रणाली में। ठीक है, ऐसी प्रणाली हमें देखने को कहाँ मिलती है? अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक शासन देखने को मिलता है। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक शासन देखने को मिलता है। और एकात्मक वाला कहाँ देखने को मिलता है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, चीन में, यहाँ पे एकात्मक मिलता है। ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना में क्या मिलता है? एकात्मक मिलता है। मतलब कहने का, संघात्मक में दोहरी सरकार होती है, लिखित संविधान होता है, ठीक है, कठोर संविधान होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान के द्वारा शक्तियाँ, इसलिए सर्वोच्चता कि संविधान के द्वारा शक्तियाँ वितरित हैं। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता होती है और इसमें सबसे अहम भूमिका क्या होती है कि स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ठीक है, अगर आप कभी आपसे कोई पूछता है, इस पे क्वेश्चंस बनता है या एकात्मक और संघात्मक में अंतर करने के लिए पीसीएस में हर साल क्वेश्चन आता है 125 शब्द में, तो इस फ्रेमिंग को बना के आप इजीली कर सकते हो। और इसमें क्या होगा, इसमें आपने बताया कि राष्ट्रीय सरकार चाहे तो क्षेत्रीय सरकार को शक्तियां दे सकती हैं या नहीं दे सकती हैं। ठीक है, क्या बताया हमने? एग्जाम्पल ब्रिटेन बताया और फ्रांस बताया। अब देखो संविधान की बात कि इसमें एकल सरकार होती है। संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। लिखित जैसे फ्रांस में है और अलिखित संविधान ब्रिटेन में है। और संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। कठोर संविधान कहाँ पे है? फ्रांस में है। और लचीला संविधान कहाँ है? ब्रिटेन में है। और संविधान की सर्वोच्चता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सर्वोच्चता है कहाँ पे? जापान में जैसे सर्वोच्चता है संविधान की और एकात्मक शासन प्रणाली है। लेकिन क्या कहते हैं, वहीं ब्रिटेन में सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता नहीं है और वहाँ पे भी क्या कहते हैं, एकात्मक प्रणाली है। ठीक है, और यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या कहते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये हो गया आपका एक संघात्मक और एकात्मक। अब जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न इनके अंतर पे बनते हैं या फिर इनके आधार पर, इनके संबंधों के आधार पर कौन कौन से लोकतंत्र की स्थापना की गई है, चर्चा करिए। ऐसे बन जाएगा तब भी प्रश्न आप लिख सकते हो। तो मतलब मेंस के साथ साथ पीटी का तैयार हो जाता है। अब जो यूपी पीसीएस या फिर क्या कहते हैं आईएएस प्रश्न पूछता है वो इन पे प्रश्न पूछता है, ना कि क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा फैक्चुअल में पूछता है। तो इसलिए इन चीज़ों को बताना जरूरी था कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ ही आ रहे हैं। और इनके बाद अगर आप क्या कहते हैं राज्य की स्थापना, केंद्र की स्थापना, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद अगर संवैधानिक विकास शुरू करोगे तो आपके समझ में अच्छे से आएगा। ठीक, धन्यवाद।